हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आधुनिक भारत का ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले एक और पार्ट अपलोड किए गए हैं, जो लोग उसे नहीं देखे हैं उसे ज़रूर देख लेंगे। साथ ही प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का भी वीडियो एक एक पार्ट में ही सभी को कंप्लीट किया गया है, उसे भी आप लोग ज़रूर देख लेंगे। आज ये पार्ट 2 होगा। कल के वीडियो में पार्ट 1 तक किया गया था, जिनमें कि कुल लगभग 2 घंटे की वीडियो बनाए गए हैं। वहाँ पर आप लोग उसे देख लेंगे। आज से शुरू होगी महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, जो कि लगभग 1.5 से 2 घंटे के वीडियो होंगे। साथ बने रहेंगे, जिससे आपको पूरा सार संग्रह खत्म हो जाएगा। आज जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करेंगे। खास करके वो लोग कमेंट हमें ज़रूर करेंगे जो फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं। चलिए, पीडीएफ के लिए आप लोग ज्वाइन कर लेंगे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को, जहां पर आपको फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक दिए गए हैं। खास करके आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेंगे, जहां से कि आपको पहले के सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको पहले के वीडियो पीडीएफ नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कुछ सिस्टम नहीं है। तो आप लोग टेलीग्राम को खास करके ज़रूर ज्वाइन करेंगे, जहाँ से आपको पहले के जितने भी, चाहे वो करंट अफेयर्स के वीडियो हों या अन्य सभी पीडीएफ, वो आपको मिल जाएगा। चलिए, साथ ही आप लोग कुछ दिन तक इंतज़ार कीजिए। लगभग इस मंथ तक आपको ये पूरे बुक्स का जितने भी, चाहे वो सब्जेक्ट साइंस का हो या सिविक्स का, ज्योग्राफी का, 1 सप्ताह के अंदर में आपको ये पूरा सार संग्रह प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जिनके पास बुक्स नहीं है वो थोड़ा सब्र कर लें, आपको ये पूरा बुक्स करा दिया जाएगा। क्लियर है? ऐसे भी मार्केट में इसके बहुत शॉर्टेज है, तो मिल भी नहीं रहा है, और कुछ मार्केट वाले जो दुकानदार हैं इसकी कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं, जिससे कि आपको बुक्स भी महंगे मिल रहे हैं। और ऑनलाइन अगर जाते हैं आप फ्लिपकार्ट, अमेजन पे, वहाँ पर भी आपको महंगा दिया जा रहा है। तो आप लोग कुछ दिन संयम बांध के रहें। जितना वीडियो अपलोड किया गया है, हिस्ट्री आपका आज कंप्लीट हो जाएगा, तो हिस्ट्री आपका आज हो जाएगा, तो हिस्ट्री तब तक आप लोग देखें। और साथ ही आपके पास जो अदर बुक्स है उससे अपनी तैयारी को करते रहें। बस इस मंथ का लास्ट होते होते आपको पूरा बुक का ये सार संग्रह दिया जाएगा। चलिए, आज बात करेंगे हम लोग। आज का चैप्टर शुरू होगा महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। इससे पहले के सभी वीडियो आप लोग जरूर देख लेंगे। ये पार्ट 2 होगा आधुनिक भारत का। चलिए, बात करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक परिचय। तो यहाँ पर महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, जन्म 2 अक्टूबर 1869 और मृत्यु 30 जनवरी 1948। जन्म स्थान गुजरात का पोरबंदर। इनकी विवाह हुई 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से। महात्मा गांधी के कुल पुत्र हुए 4: हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास। इनके कुल 4 पुत्र हुए और इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। वही इनका प्रमुख शिष्य इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, जो कि महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम है, जबकि उनका वास्तविक नाम मीराबेन का मैडलिन स्लेड था। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान 1888 ईस्वी में मुंबई से। वही कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की 1891 ईस्वी में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए 1893 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की 1894 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पदक से सम्मानित हुई 1899 ईस्वी में। केसर हिंद की उपाधि मिली इन्हें 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम बार शामिल हुए 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। डरबन यानी दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। आगे जानेंगे तो जीवन की पहली बार जेल गए का प्रथम जेल अनुभव 1908 ईस्वी में। जेल जाने का प्रथम अनुभव 1908 में। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की 1910 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्षों तक रही। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915।
साबरमती आश्रम की स्थापना 1915। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी बेलगांव कर्नाटक में। वही आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग 1925 में प्रकाशित हुआ। सिद्धांत था सत्य एवं अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925। प्रमुख पुस्तकें सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यह इनका आत्मकथा है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के नाम से इसे जाना जाता है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अशाक्त योग, हिंद स्वराज के प्रकाशन 1909 में। गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन एवं पश्चिमी सभ्यता का विरोध, सुनो विद्यार्थियों, ये सभी उनके प्रमुख पुस्तक हुए। प्रमुख समाचार पत्र में द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 राजकोट से प्रकाशित। इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित। यंग इंडिया 1919 में और हरिजन 1932 में। अब आगे है महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां, जिनमें उपाधि कौन सी है और संबोधन करता कौन है या किस समय दिया गया। ये केसरे हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। कुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट द्वारा। कर्मवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी द्वारा। सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा। आधुनिक युग के अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मंगल बाबू कवालियों द्वारा। बापू CF एंड्रयूज एवं जवाहरलाल नेहरू द्वारा। देशद्रोही फकीर मिस्टर चर्चिल। भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था। क्लियर है। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल द्वारा। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा और महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। बाईकॉम सत्याग्रह, जो कि वर्ष 1924-25 के समय हुआ था, अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरोध त्रावणकोर केरल में चलाया गया था। बाईकॉम सत्याग्रह केरल में हुई थी 1924-25 के बीच में। अब आगे, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। वर्ष 1915। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे। रेवरेड चार्ली एंड्रयूज, जिन्हें दीनबंधु के नाम से भी जाना जाता है। फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है। डरबन दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले। बॉक्स है, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का क्या अर्थ है। सत्य की प्राप्ति का मार्ग। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, ये विशेषण किसका परिचय देते हैं। जमनालाल बजाज का। यहाँ पर दिए गए हैं बॉक्स में महात्मा गांधी आंदोलन व सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था, जिसमें 3/20 भाग यानी 3 कठिया प्रणाली जो थी पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसे 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है। 3/20 का मतलब ये है कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी होती थी। दूसरा है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में महात्मा गांधी द्वारा प्रथम भूख हड़ताल किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह। खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, 1930 में नमक सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में और इसे अन्य नाम से जाना जाता है दिल्ली चलो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। आगे, महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम।
एक जगह पे आश्रम है, स्थान है और उसकी स्थापना वर्ष। फिनिक्स फॉर्म जो कि डरबन में स्थापित किया गया था, दक्षिण अफ्रीका, 1904 में। टॉल्स्टॉय फॉर्म, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, 1910 ईस्वी। साबरमती आश्रम, साबरमती नदी, अहमदाबाद, गुजरात में, 1915। सत्याग्रह आश्रम, कोचरब, अहमदाबाद, गुजरात, 1915 में। अनासक्ति आश्रम, कौसानी, उत्तराखंड में, 1929 में। सेवाग्राम आश्रम, वर्धा, महाराष्ट्र में, 1936 में। आगे, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? स्वतंत्रता के समय सबसे पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? पहली बार कलकत्ता अधिवेशन, 1901 में। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी। नोट से है, वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया है। अभी हाल ही में 2017 में चंपारण सत्याग्रह का 100 वर्ष भी पूरे हुए हैं। आगे, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जॉन रस्किन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस। गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के पश्चात। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू। नोट से है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। आगे, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एन.जी. रंगा ने। पुणे की यरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 ईस्वी में बनवाया था। आगा खां पैलेस को बनवाया गया था मोहम्मद शाह आगा खां द्वारा। अब आगे है रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला हत्याकांड। ये अगला चैप्टर होगा, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप लोग इसे शेयर जरूर करते रहेंगे। चलिए, ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारियों का दमन। नोट से है, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 ईस्वी में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। यानी रॉलेट एक्ट की गठन हुई थी 1917 में और पारित हुआ मार्च 1919 में। आगे, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? महात्मा गांधी। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद। द अनॉर्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को जो मेन नाम है वह है द अनॉर्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? रॉलेट एक्ट का पारित होना। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। आगे, नोट से है, रॉलेट एक्ट के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी।
जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। आगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? के शंकर नारायण। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? हंटर कमेटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने लंदन में मार डाला? उधम सिंह। नोट से है, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयबजी और MR जयकर आदि शामिल थे। यानी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमेटी की गठन की गई, जबकि भारतीय कांग्रेस के द्वारा मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन की गई थी। अब आगे यहाँ दिया गया है बॉक्स में स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। दूसरा, 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार। 1906 ईस्वी मुस्लिम लीग की स्थापना। 1909 ईस्वी इंडियन काउंसिल एक्ट। 1912 ईस्वी बंगाल विभाजन रद्द व राजधानी दिल्ली स्थानांतरित। पहले कलकत्ता में थी, 1911 तक, 1912 में दिल्ली स्थानांतरित होती है। 1909 ईस्वी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ 1909 ईस्वी में। 1929 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान। 1935 ईस्वी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि। विधानमंडल बनाया गया था 1909 में और विस्तार किया गया 1935 में। 1940 ईस्वी मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान। 1942 व 1946 ईस्वी भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता के समझौते की शर्तों को तय करने के लिए कैबिनेट मिशन असफल। 1947 ईस्वी स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता। हंटर कमीशन की रिपोर्ट जलियांवाला बाग से जो संबंधित है को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी है। पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती की संज्ञा हंटर कमीशन रिपोर्ट को कहा गया है महात्मा गांधी द्वारा। अब अगला चैप्टर है खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन के बारे में जानेंगे। भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तुर्की के खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी। नोट्स दिया गया है, वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? वर्ष 1920 में। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? CR दास ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ने वाले थे चित्तरंजन दास। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। आगे, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। वर्ष 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन फर्स्ट मास मूवमेंट कौन सा था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नोट से है, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1905 को
गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में घटित हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? बारदोली में। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1922 ईस्वी। नोट से है, असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अब आगे अगला चैप्टर है स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करते रहेंगे, साथ ही एक लाइक तो बनता है। आगे बात करेंगे, चैप्टर है स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? सी आर दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई थी। सी आर दास इसके अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए। स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्याग पत्र दिया था? सी आर दास। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ? असहयोग आंदोलन। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसे जाना जाता है गांधी दास पैक्ट। आगे वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया? 1929 में, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नोट से लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया। 31 दिसंबर 1929 को। आगे कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई? लाहौर अधिवेशन 1929। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर पूरे भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर। अब आगे है चैप्टर नंबर साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में सभी प्रमुख बातें जानेंगे। पहला है साइमन कमीशन, जिसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? वर्ष 1927 में। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय सदस्य नहीं थे। नोट से है, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए व कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? लाला लाजपत राय को। आगे साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? बर्किनहेड ने। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? व्हाइट कमीशन या श्वेत कमीशन। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई? बर्किनहेड जिसने साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। नोट से है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट के अनुसार, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। कन्फ्यूजन नहीं होना है, नेहरू रिपोर्ट देख करके सीधे जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू। अब आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करते रहेंगे। जाने
तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार लाहौर अधिवेशन से। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया? डांडी, गुजरात से। नोट से है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को डांडी मार्च भी कहा जाता है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? अब्बास तैयब जी। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? बेब मिलर। महात्मा गांधी धरासना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता के धावे के समय किस स्थान पर थे? यरवदास जेल में। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जब धरासना नमक गोदाम पर धावा किया उस समय गांधी जी यरवदास जेल में थे। नोट से है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। आगे, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार किए गए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व दिया। क्रिएटिव प्रोग्राम्स यानी रचनात्मक कार्यक्रमों के अत्यधिक प्रोग्राम्स को महत्व दिया गया था। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? पेशावर कांड का नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दंडी यात्रा की तरह त्रिचन्नापल्ली से वेदरायन तक की यात्रा की थी। यानी डांडी यात्रा के लिए साउथ में भी तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने यात्रा निकाली थी। आगे, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? जिया तरंग आंदोलन नागालैंड में। प्रभावती देवी किस देश की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण, बिहार से। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग था जो कि बिहार के बेगूसराय में घटित हुई थी। वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यानी स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 1930 को। स्वाधीनता दिवस के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाई गई। अब आगे है बहुत प्रमुख है गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। बात करें तो गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? स्थगन किया जाना प्रभावित था सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज मतलब होता है राउंड टेबल। राउंड टेबल सम्मेलन में शामिल होना। आगे है नोट्स में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन SS राजपुताना नामक जलयान से गए थे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। आगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मौलाना मोहम्मद अली, जबकि दूसरे में महात्मा गांधी। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व KT पाल द्वारा। आगे बॉक्स में है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, हाफ नेक्ड फकीर कहा था। आगे सम्मेलन और वर्ष दिए गए हैं बॉक्स में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन
जो कि 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चली थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चली। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चली थी। अब आगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प पारित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। नोट से है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने से तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे, इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? गांधी इरविन समझौता 1931 में कराची अधिवेशन में स्वीकार की गई। अब आगे है सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहेंगे और प्रेम पूर्वक एक लाइक तो बनता है। चैप्टर है सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। सांप्रदायिक पंचाट, जिसे कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने, जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। नोट से, हरिजनों यानी दलितों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह का निर्माण किया गया था। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? सांप्रदायिक पंचाट के समय। सांप्रदायिक पंचाट को कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? दलित वर्ग से। BR अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? BR अम्बेडकर ने। आगे, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? सांप्रदायिक अवार्ड में 71 और पूना पैक्ट के लिए 148 सीटें। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कथन किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। भूत की भांति उनकी तुलना भूत से किए थे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। आगे है नोट्स में, वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? हरिजन सेवक संघ। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन 1936 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा। दलित समुदाय को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया था? महात्मा गांधी ने। विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। अब आगे, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन। अगला चैप्टर है त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। देखेंगे किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था? प्रांतीय चुनाव के लिए 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ? 1935 भारत शासन अधिनियम के अनुसार पहली प्रांतीय चुनाव 1937 में संपन्न की गई। वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। नोट से है, कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया था। आगे 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया? 1937 प्रांतीय चुनाव, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार हुआ था, इसमें 28 माह तक शासन किया था।
वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? त्रिपुरी अधिवेशन 1939। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। नोट से लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है और यह 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। आगे है बॉक्स में क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी आरएसपी जिसके संस्थापक थे योगेश चंद्र बनर्जी। स्थापना हुआ था 19 मार्च 1940 को बंगाल में। इसका उद्देश्य था कांग्रेस को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। आगे यहां दिया गया 1937 के प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री। प्रांत और प्रधानमंत्री दिए गए। असम प्रांत से प्रधानमंत्री थे मोहम्मद सादुल्ला, बिहार से श्री कृष्णा सिंह, बंगाल से फजलुल हक, उड़ीसा से बीएन दास, उत्तर पश्चिमी प्रांत से डॉक्टर खान साहब, संयुक्त प्रांत गोविंद बल्लभ पंत, मध्य प्रांत से एन.वी. खरे, बम्बई प्रांत से बीजी खरे, मद्रास से सी राजगोपालाचारी, सिंध से अल्लाह बख्श और पंजाब से सिकंदर हयात खां। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? अखिल भारतीय कांग्रेस समाज पार्टी का संयोजक जयप्रकाश नारायण 1934 में पटना में किए थे। आगे है नोट्स में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे जिन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन बने? वित्त विभाग के प्रमुख बने थे रफी अहमद किदवई। बता दूं संयुक्त प्रांत वर्तमान का उत्तर प्रदेश जो है ये सभी उस समय का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना में 1934 में। आगे है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। स्थापना हुई थी 3 मई 1939 मुकर उन्नाव में। इसका उद्देश्य था सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। अन्य सदस्य इसके थे देवव्रत विश्वास महासचिव हुए, विशंभर दयाल त्रिपाठी राष्ट्रीय महामंत्री तथा स्वामी सहजानंद। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनावों जिसे विधानसभाओं हेतु के कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस को 707 सीटें प्राप्त हुई थी। अगला चैप्टर है द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुई 1 सितंबर 1939 को भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित किया? 17 अक्टूबर 1939 को। नोट से भारतीय विधानसभा की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को ब्रिटिश विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 28 माह के शासन के पश्चात त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस तथा धन्यवाद दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस
22 दिसंबर 1949 को मनाई गई थी, जिसे धन्यवाद दिवस के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी? मोहम्मद इकबाल। वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? चौधरी रहमत अली के द्वारा 1933 में। नोट से मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई थी, मार्च 1940 के लाहौर अधिवेशन में। आगे, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? लाहौर अधिवेशन 1940। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? सिकंदर हयात खां के द्वारा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? 1943 23 मार्च को। आगे, ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 8 अगस्त 1940 को। नोट से है, कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था? 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? महात्मा गांधी, जो कि 17 अक्टूबर 1940 को शुरू की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? विनोबा भावे को। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया? जवाहरलाल नेहरू को। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। यह कथन किसका है? मोहम्मद इकबाल का। अब यहाँ दिया गया है महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं उससे संबंधित गवर्नर जनरल। एक साइड है घटनाक्रम और दूसरा है गवर्नर जनरल। पहला, साइमन कमीशन, जो कि 1927 में हुआ था, लॉर्ड इरविन द्वारा। सांप्रदायिक पंचायत, जिसमें गवर्नर था लॉर्ड वेलिंगटन। अगस्त प्रस्ताव 1942 में गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन, लॉर्ड लिनलिथगो 1942 में। बेबल योजना के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेबल। कैबिनेट मिशन का गवर्नर जनरल लॉर्ड बेबल। माउंटबेटन योजना का गवर्नर जनरल माउंटबेटन। और बाल्कन प्लान के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। आगे, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया था तथा सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे द्वारा की गई। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। सर्वोदय शब्द जो प्रयोग किया गया था महात्मा गांधी द्वारा, और सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे द्वारा। अब आगे है क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई? क्रिप्स मिशन की घोषणा 1942 मार्च में की गई थी ब्रिटेन द्वारा। नोट से है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत भेजा गया। इसमें जो दबाव बनाया गया था उसमें अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया शामिल था। आगे है क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान। पहला पॉइंट है, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी।
जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी राजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वही अगला पॉइंट कहा गया, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास ही होगा। अब आगे 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? 1942 14 जुलाई को भारत छोड़ो आंदोलन वर्धा में प्रस्तावित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया? महात्मा गांधी। नोट से 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रमुख बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई। कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। यानी भारत छोड़ो आंदोलन की प्रस्तावना 7 अगस्त 1942 को लाया गया और पारित किया गया 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, जबकि करो या मरो का नारे का वास्तविक वास्तुकार यूसुफ मेहर अली का माना जाता है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर बोला जाए महात्मा गांधी द्वारा नारा किसने दिया था, तब करो या मरो नारा दिया था महात्मा गांधी ने, जबकि वास्तविक वास्तुकार करो या मरो के थे यूसुफ मेहर अली। अब जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जब प्रस्तावित किया गया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने के वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार थे। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? पूना का आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जयप्रकाश नारायण ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? बांकीपुर जेल में। नोट से है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये सभी काम किए थे उषा मेहता। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना चित्तू पांडे के द्वारा किया गया। आगे, बंगाल में मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जातीय सरकार की स्थापना बंगाल के मिदनापुर में वर्ष 1942 में की गई। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अगस्त क्रांति, क्योंकि यह पारित किया गया था 8 अगस्त 1942 को। नोट से है, लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथीय चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने। अब आगे अगला चैप्टर है हमारा आज़ाद हिंद फौज, बैबल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह। आप लोग वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।
आज़ाद हिंद फौज, बेबल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह के बारे में जानते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया? आज़ाद हिंद फौज का गठन वर्ष 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? मोहन सिंह। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंप दी थी? रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया? सिंगापुर में। नोट से है, सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम क्रमशः सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड रखे गए। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा गया? जापान। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नामकरण किया गया था शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। आगे है नोट्स में 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। और ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए कहे थे। आगे, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना सुभाष चंद्र बोस ने। आगे, दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। नोट से है, महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई थी। वर्ष 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया था? लाल किला मुकदमा चलाया गया था आज़ाद हिंद फौज पर 1945 में। आगे, नोट से है, ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों, शहनवाज खान को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया था। आगे, किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया था? लॉर्ड बेवेल के द्वारा। वर्ष 1944 में CR फॉर्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? C राजगोपालाचारी के द्वारा। भारतीय राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए बेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई? 14 जून 1945 को। बेवेल योजना 14 जून 1945 को लाया गया था। बेवेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? भूला भाई देसाई। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। आगे है शाही नौसेना दिवस, जो कि 18 से 23 फरवरी 1946 के बीच में हुई। पॉइंट है, रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बम्बई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया था। यह 18 फरवरी 1946 को शुरू हुई। सैनिकों की मांग यह थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, रिहा किया जाए। यानी BC दत्त को रिहा करने के लिए यह मांग की गई थी, विद्रोह किया गया था। इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं।
26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। अब आगे कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली, जो कि लेबर पार्टी से थे, एटली द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन का गठन एटली द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 24 मार्च 1946 को। नोट से है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस द्वारा की गई तथा इसमें शामिल 2 अन्य सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं A.B. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के दौरान भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी कैबिनेट मिशन जब आ रहा था 1946 में, तब भारत का अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड बेवेल। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया? महात्मा गांधी द्वारा। यहाँ दिए गए हैं कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान। भारत की एकता बनाई रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दी गई, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत एवं देशी रियासतें शामिल होगी, संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय संविधान सभा, देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आगे, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रथम कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? प्रथम कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 द्वारा मुस्लिम लीग द्वारा मनाई गई। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए गांधी जी कहाँ चले गए थे? नोआखली, वर्तमान बांग्लादेश में, उस समय बंगाल में था। नोआखली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि महात्मा गांधी को माउंटबेटन द्वारा दी गई थी। वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? महात्मा गांधी द्वारा 1922 के कांग्रेस अधिवेशन। संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन। अब आगे नोट से है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। जुलाई 1946 में, जिसमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव हुए। कांग्रेस के 228, मुस्लिम लीग के 73 तथा अन्य दल 15 और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसे अस्थायी सदस्य चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? यानी परमानेंट अध्यक्ष चुने गए राजेंद्र प्रसाद, जबकि टेम्पररी चुने गए थे 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और दोनों हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं। आगे, वायसराय बेवेल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया? जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए? 26 अक्टूबर 1946 को। आगे है अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल, सदस्य और विभाग। किस सदस्य को कौन सा विभाग दिया गया था? पहला है जवाहरलाल नेहरू, इन्हें कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले दिए गए। वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले। बलदेव सिंह, रक्षा विभाग। जॉन मथाई, उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। सी राजगोपालाचारी, शिक्षा विभाग। C.H. भाभा, कार्य खान तथा बंदरगाह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि विभाग। आसफ अली, रेल विभाग। जगजीवन राम, श्रम विभाग। लियाकत अली खां, वित्त विभाग। ये सभी जो थे
अंतरिम सरकार में थे। अब आगे स्वतंत्रता सरकार बाद भी फिर से मंत्रिमंडल का गठन होता है, उनके बारे में भी जानेंगे। अशफाक उल्ला खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी। अब आगे है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई थी? क्लीमेंट एटली द्वारा जून 1948 से पहले, और यह घोषणा की गई थी 20 फरवरी 1947 को ही। क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड बेवेल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया? लॉर्ड माउंटबेटन। क्लीमेंट एटली ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था। माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई? 3 जून 1947 को। किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है? माउंटबेटन योजना को। माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान यहाँ बॉक्स में दिए गए हैं। पहला है पंजाब और बंगाल के में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं। दूसरा है कांग्रेस विभाजन होने के दशा में 2 डोमिनियन भारत पाकिस्तान तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। और चौथा पॉइंट विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग बाउंड्री कमीशन का गठन किया जाएगा। आगे भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सिरिल रेडक्लिफ। यही आगे चल करके भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा बनती है, रेडक्लिफ रेखा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? दिल्ली विभाजन में भारत विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया दिल्ली अधिवेशन में। आगे भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? खान अब्दुल गफ्फार खान। नोट से है माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिक्की वर्ड प्लान तैयार किया था, जिसे नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी। इसलिए इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। बाल्कन प्लान किसने लाया था? डिक्की वर्ड प्लान ने माउंटबेटन द्वारा लाया गया था उसे। अब आगे ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन को स्वीकृति प्रदान की गई? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यानी कहा जाए तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना। यह है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान। पहला पॉइंट है 15 अगस्त 1947 से भारत को भारत और पाकिस्तान नामक 2 भागों में बांट दिया जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य यानी डोमिनियन में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नए संविधान का निर्माण होने तक कांग्रेस राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। भारतीय राजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता है, उन्हें या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में। ये सभी प्रावधान भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में की गई। आगे भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था? महात्मा गांधी। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया? M.N. सुब्बुलक्ष्मी द्वारा 15 अगस्त 1947 को। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति
किसके द्वारा की गई थी? गवर्नर जनरल के द्वारा। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किससे बनाया गया? जीबी मावलंकर। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948। मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया है। अब यहाँ से शुरू हो रही है विविध, यानी कि हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री था, आधुनिक हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान गए हैं, अब उससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य जो बचे हुए हैं विविध मिसलेनियस, उसे जानेंगे। आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर देंगे, क्योंकि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक्स है और ये बहुत ही अभी बहुत कारगर और ज़रूरी है। चलिए देखेंगे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है? दादा भाई नौरोजी को। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव व गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। नोट से है, जीबी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह व्यवस्था का भाग है या जहां एक सब ही असंगत है। यह कथन था जीबी मैकाले का। आगे, भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? लोकमान्य तिलक को। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुई थी? 1770 ईस्वी में। तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। महात्मा गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था? के कलप्पन। कालीकट से पोयानूर तक। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने। दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन दिसंबर 1931 से मार्च 1934 के बीच चलाई गई। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? रोमन लिपि सुभाष चंद्र बोस ने। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? वर्ष 1945 में। मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? हेमचंद्र सूरी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? अरविंद घोष। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी। आगे, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? विभाजन करो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग द्वारा। ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया? हैदराबाद रियासत। स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना? मोरारजी देसाई। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? महात्मा गांधी। ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है? उड़ीसा का अकाल जो 1866 में हुई थी उसे सी ऑफ कैलेमिटी या प्रकोप का समुद्र कहा गया। गुट निरपेक्षता नीति नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसे ही आज हम लोग NAM के नाम से भी जानते हैं। सॉरी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? फ्रैंक मोरेस। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? सरकारी इतिहासकार पट्टाभी सीतारमैया। किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को
सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नोट से है, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदारी कर न चुकाना, कोई कर नहीं तथा कोई किराया नहीं आदि आंदोलन भी चलाए गए। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों यथा महिलाओं, छात्रों, जनजातियों, कामगारों, किसानों, व्यापारियों, कुछ मुस्लिम समुदायों आदि का समर्थन प्राप्त हुआ था। ये सभी आंदोलन चलाए गए थे सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी। आगे है ब्रिटिश काल में पारित महत्वपूर्ण अधिनियम, योजनाएं या और प्रस्ताव। एक एक करके यहाँ समझते चलेंगे। पहले है अधिनियम, उसके बाद गवर्नर जनरल और वायसराय, फिर मुख्य प्रावधान। शुरू होते ही पहला रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। गवर्नर जनरल था। वॉरेन हेस्टिंग के समय भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और इसकी विशेषता रही बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784। चार्टर एक्ट 1813। लॉर्ड मिंटो द्वारा कैब कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करना। सती प्रथा निषेध कानून 1829। विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध। चार्टर एक्ट 1833। विलियम बेंटिक के समय बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। चार्टर एक्ट 1853। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी का मात्र न्यास यानी ट्रस्ट के रूप में भारत पर नियंत्रण। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। लॉर्ड डलहौजी विधवा विवाह को मान्यता। भारत परिषद अधिनियम 1861। लॉर्ड कैनिंग के समय परिषद में भारतीयों को प्रवेश 1861 में। सम्मति आयु अधिनियम 1891। लैंसडॉन के समय बाल विवाह जो 12 वर्ष से कम आयु के विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। यह था सम्मति आयु अधिनियम 1891। आगे चल के एक और आता है शारदा एक्ट 1930 में, वो भी जानेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। लैंसडॉन के समय निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ 1892 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो थे लॉर्ड मिंटो पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। चेम्सफोर्ड के शासनकाल में प्रांतों में द्वैध शासन। साइमन कमीशन 1927। लॉर्ड इरविन के समय संविधान निर्माण योजना। शारदा एक्ट 1930। लॉर्ड इरविन के समय विवाह की आयु न्यूनतम का निर्धारण लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष। शारदा एक्ट 1930 में। भारत सरकार अधिनियम 1935। गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलिंगटन और प्रस्तावित हुई प्रांतीय स्वायत्तता। अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940। लिनलिथगो के समय प्रादेशिक स्वशासन। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 में लिनलिथगो के समय संविधान सभा की योजना बनाई गई। बेवेल योजना 1945। लॉर्ड बेवेल के समय सभी दलों को मिलाकर परिषद का निर्माण करना। कैबिनेट मिशन योजना 1946। लॉर्ड बेवेल के समय संघ का निर्माण व प्रांतों की स्वायत्तता। और आखिरी माउंटबेटन योजना 1947। लॉर्ड माउंटबेटन के समय भारत विभाजन। अब आगे है प्रमुख नारे। जो नारा दिए गए और किन के द्वारा दिए गए संबंधित व्यक्ति देखेंगे। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। करो या मरो और भारत छोड़ो महात्मा गांधी। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। 1927 में ये दिया गया था। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा मोहम्मद इकबाल।
आगे है प्रमुख व्यक्तियों एवं उनकी उपाधि। यहाँ पर दिए गए हैं उपाधि, उपाधि प्राप्तकर्ता और उपाधि देने वाला। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। गुरुदेव कहा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी द्वारा। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने दी थी। देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। विवेकानंद की उपाधि स्वामी विवेकानंद को महाराजा खेतड़ी द्वारा दिया गया। राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया। जगत गुरु हरि विजय सूरी को अकबर ने दिया था। कंठाभरण वाणी या तानसेन को उपाधि दी गई अकबर द्वारा। कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना को। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल द्वारा महात्मा गांधी को। आगे है आराम हराम है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। अगर इंडिया ही नहीं रहेगा तो कौन जिएगा, वह पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आगे है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखित प्रमुख पुस्तकें। देखेंगे पुस्तकें हैं और उसके लेखक। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल, इंडियन होम रूल तथा हिंदू स्वराज महात्मा गांधी, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, इंडिया टुडे रजनी पाम दत्त, नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया बी आर अम्बेडकर, द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे भगवती बॉम्ब हो जाएगा यहाँ पे बम्ब है ना, द फिलॉसफी ऑफ द बम भगवती चरण बोरा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित और इंडिया एंड इंडियन मिशन एलेक्जेंडर डफ। आगे देखते भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लेखक विनायक दामोदर सावरकर, लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष, सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू, गीतांजलि गोरा, क्रिंसेट मून पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर, नेशन बॉयज के लेखक राधा कृष्णन, गैदरिंग स्टॉर्म के लेखक लैपियर कॉलेस, एसेज ऑन गीता अरविंद घोष, नील दर्पण नाटक है जिसके लेखक दीनबंधु मित्र, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल, इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर राधा कृष्णन, इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल, इंडिया अ नेशन एनी बेसेंट, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त, इंडियन रेनेसा C.F. एंड्रयूज, द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म भीमराव अंबेडकर, इंडियन डायरी E.S. मॉन्टेग्यू, कमेंट्रीज ऑन द कुरान सर सैयद अहमद खान। अब आगे यहाँ दिया गया है युद्ध वर्ष और संधि। हम लोग जान रहे हैं विविध सेक्शन को, जहाँ पे मिसलेनियस आपको सभी कुछ देखने को मिलेगा। पहला है प्रथम कर्नाटक युद्ध, यह हुआ था 1746 से 48 के बीच में और इसकी संधि हुई थी एक्सला-सैपल की संधि 1748 में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में चली और संधि हुई 1754 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 संधि हुई पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में। आगे प्रथम मंगल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में 67 टू 69 और 1769 में मद्रास की संधि से समाप्त हुई। प्रथम ओंगल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में हुई, इसमें पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779, सालबाई की संधि 1782 ईस्वी। आगे द्वितीय ओंगल मैसूर युद्ध ये हुआ 1780 से 84 के बीच में समाप्त हुई। मंगलौर की संधि हुई 1784 ईस्वी।
तीसरा ओंगल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि, जिसमें टिप्पू सुल्तान की ने भागीदारी लिया था 1792 ईस्वी में। चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध 1799 में, इसमें कोई संधि नहीं हुई थी क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। आगे है चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध हो गया। द्वितीय ओंगल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में देवगांव बसुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 और राजपुर घाट की संधि 1805 में। ओंगल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच में सुगौली की संधि हुई 1816 में। तृतीय ओंगल मराठा युद्ध 1816 से 19 के बीच में पूना की संधि। प्रथम ओंगल बर्मा युद्ध 1824-26 में संधि हुई यंदुबू की संधि 1826 में। प्रथम ओंगल सिख युद्ध 1845-46 में लाहौर की संधि व भैरावल की संधि 1846 ईस्वी। लास्ट में द्वितीय ओंगल सिख युद्ध हुई 1848 से 49 के बीच में, यानी दो सिख युद्ध हुए 1845-46 और 48-49 में। आगे है प्रथम ओंगल अफगान युद्ध जो कि 1839-42 में हुई लॉर्ड ऑकलैंड, तथा द्वितीय ओंगल अफगान युद्ध 1878 से 80 लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। अब आगे है बंगाल तथा बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा वायसराय। पहले है बंगाल के गवर्नर, जिनमें दिए गए हैं गवर्नर या गवर्नर जनरल, उनके कार्यकाल और संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे। पहला है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल था 1757 से 60 और पुनः 1765 से 67। इसके समय में, रॉबर्ट क्लाइव के समय में प्लासी का युद्ध 1757 में, बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ और इलाहाबाद की प्रथम एवं द्वितीय संधि 1765 में। हेनरी बेंस्टॉट 1760 से 64 के बीच में आया और इसके समय में 1764 का प्रमुख बक्सर युद्ध हुई। हैरी बेरेलास्ट यह 1767 से 69 के बीच में द्वैध शासन के समय बंगाल का गवर्नर था। जॉन कार्टियर 1769 से 72, इसके समय में प्रथम ओंगल मैसूर युद्ध हुआ। वारेन हेस्टिंग्स का कार्य था 1772 से 74 और बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया तथा प्रथम मदरसे की स्थापना, यानी प्रथम मदरसे की स्थापना किया गया लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा और बंगाल में द्वैध शासन समाप्त की गई वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, जबकि शुरू किया गया था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। अब आगे बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल को जाने। सबसे पहला था वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, प्रथम मराठा युद्ध, द्वितीय ओंगल मैसूर युद्ध और इजारेदारी प्रथा का आरंभ। दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 और दोबारा 1805 में बना। इसके समय में तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध हुए। बंगाल प्रांत स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1793 में लागू तथा शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया गया। उसके बाद है सर जॉन शोर जो कि 1793 से 98 तक रहा और इसके समय में चार्टर अधिनियम 1793 तथा हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। उसके बाद लॉर्ड बेलेजली 1798 से 1905 के बीच में। सहायक संधि की नीति 1798 में लॉर्ड बेलेजली द्वारा शुरू की गई। चौथा ओंगल मैसूर युद्ध, द्वितीय ओंगल मराठा युद्ध 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया एवं कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, यानी यहाँ से इसके प्रमुख तथ्य निकले। सहायक संधि जो 1798 में हुई, 1799 में प्रेस पर सेंसर और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेलेजली द्वारा। आगे है सर जॉन बार्लो जो 1805 से 7 तक रहा, रियासतों में हस्तक्षेप नीति का समर्थन किया। उसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13, अमृतसर की संधि 1809 में। उसके बाद
लॉर्ड हेस्टिंग्स 1818 से 1823 के बीच में। ओंगल नेपाल युद्ध, तृतीय ओंगल मराठा युद्ध, रैयतवाड़ी व्यवस्था, यह इंपॉर्टेंट बनता है, 1820 में लाई गई थी। और महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। उसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 28, प्रथम ओंगल बर्मा युद्ध और बैरकपुर छावनी में विद्रोह। बैरकपुर छावनी में विद्रोह। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 33 में सती प्रथा पर रोक और ठगी प्रथा का अंत, लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। आगे है भारत में गवर्नर जनरल। पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1833 से 35, इसके समय में चार्टर एक्ट 1833 एवं विधि आयोग का गठन किया गया। उसके बाद आया लॉर्ड मैटकॉप। लॉर्ड मैटकॉप 1835 से 36 के बीच में रहा और इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42, प्रथम ओंगल अफगान युद्ध। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44, भारत में दास प्रथा का अंत तथा प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति। दास प्रथा का अंत हुआ लॉर्ड एलनबरो के समय में। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 48 में लाहौर संधि द्वारा समाप्त हुई और प्रथम ओंगल सिख युद्ध। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी आया 1848 से 56 में। लॉर्ड डलहौजी के समय में द्वितीय ओंगल सिख युद्ध, तृतीय ओंगल बर्मा युद्ध, चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, व्यापक सिद्धांत एवं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति, जो कि लॉर्ड डलहौजी के समय में, व्यापक सिद्धांत तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। अंतिम है लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 से 57 तक रहा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा सन 1857 का विद्रोह। प्रमुख घटना इसके समय की है 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय। रॉबर्ट क्लाइव ने मुंगेर बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश तथा बांकीपुर पश्चिम बंगाल में सेना के लिए 3 केंद्रों की स्थापना की थी। यानी सेना के लिए 3 केंद्र की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव द्वारा मुंगेर, इलाहाबाद और बांकीपुर में की गई। अब आगे भारत के वायसराय जाने तो पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, कार्यकाल 1858 से 62, जो भारत में पहली बार आयकर लगाया, इनकम टैक्स लगाने वाला था लॉर्ड कैनिंग। दूसरा लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 63 में बहावी आंदोलन का दमन किया। लॉर्ड जॉन लॉरेंस, इसके समय में प्रथम अकाल आयोग का गठन, जिसका कार्यकाल था 1864 से 69। उसके बाद लॉर्ड मेयो 1869 से 72, आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत, भारत में प्रथम जनगणना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1872 में, और सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग तथा कृषि विभाग का गठन, स्टैटिक सर्वे डिपार्टमेंट का गठन लॉर्ड मेयो के समय। आगे लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76, इसके समय में कूका विद्रोह का दमन किया गया। लॉर्ड लीटन 1876 से 80, द्वितीय अकाल आयोग का गठन, प्रथम दिल्ली दरबार वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित तथा द्वितीय ओंगल अफगान युद्ध। प्रथम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था लॉर्ड लीटन के समय। लॉर्ड रिपन 1880 से 84, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द, हंटर आयोग का गठन, भारत में नियमित जनगणना 1881 में, जबकि लॉर्ड मेयो के समय जो 1871 में की गई थी वह पहला जनगणना था, और नियमित जनगणना रिपन के समय 1881 में। उसके बाद है लॉर्ड डफरिन 1884 से 48, तृतीय ओंगल बर्मा युद्ध 1885, बर्मा का भारत में विलय 1885 में हुई तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के काल में। आगे लॉर्ड लैंसडॉन 1888 से 94, डुरंड आयोग का गठन। डुरंड आयोग, यही डुरंड आयोग है जो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा बनाती है, और तत्कालीन भारत और अफगानिस्तान। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, इसके समय में अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन।
लॉयल आयोग का गठन किसके लिए किया गया था? अकाल की जांच के लिए। आगे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय 1899 से 1905 में तृतीय अकाल आयोग का गठन तथा बंगाल विभाजन 1805 में लॉर्ड कर्जन के समय। आगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, इसकी प्रमुख घटना हो गई मुस्लिम लीग की स्थापना। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 व पार्लियामेंट अधिनियम, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ, द्वितीय दिल्ली दरबार और कांग्रेस का विभाजन। आगे है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16। बंगाल विभाजन रद्द की गई लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में तथा प्रथम विश्व युद्ध शुरू। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। भारत शासन अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, रॉलेट एक्ट व जलियांवाला बाग हत्याकांड प्रांतों में द्वैत शासन आरंभ, असहयोग आंदोलन की शुरुआत चेम्सफोर्ड में। इसके समय में सभी प्रमुख घटनाएं हैं जो कि एग्जाम फ्रेंडली है। होम रूल लीग की स्थापना 1916, भारत शासन अधिनियम 1919, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, द्वैत शासन आरंभ, असहयोग आंदोलन की शुरुआत। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26। चौरी चौरा का घटना फरवरी 1922 में। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में लॉर्ड रीडिंग के समय में। लॉर्ड इरविन 1926 से 31। साइमन कमीशन का भारत आना, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित, सबनवाग्य आंदोलन का आरंभ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन तथा गांधी इरविन समझौता, ये सभी लॉर्ड इरविन के समय। आगे है लॉर्ड वेलिंगटन 1831 से 36। द्वितीय व तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत तथा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में वेलिंगटन के समय। आगे लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 44। पृथक पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन तथा भारत छोड़ो आंदोलन लिनलिथगो के समय। लॉर्ड बेवेल 1944 से 1947। बेवेल योजना व शिमला समझौता तथा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा 1947 फरवरी में। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन 1947 जून से 1948। अंतिम ब्रिटिश वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। उसके बाद हुए सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर। आगे चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 अधिनियम से बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा आज आधुनिक भारत भी कंप्लीट हुआ। आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री भी आज कंप्लीट हुई, जो कि कुल 2 पार्ट्स में बनाए गए, जिनमें पहले पार्ट लगभग आपको 2 घंटे का और दूसरा पार्ट 1.5 घंटे का, यानी कुल 3.5 घंटे में हम लोगों ने कंप्लीट किया है मॉडर्न हिस्ट्री को। साथ ही 2-2 घंटे के हिसाब से लगभग जो है प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को पूरे एनसीईआरटी सार संग्रह से किया गया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करेंगे। साथ ही जल्द ही अब अगला सब्जेक्ट कौन सी हो यह हमें कमेंट करके आप लोग बताएंगे, अगला सब्जेक्ट किस का आना चाहिए। चलिए इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।